नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। अक्सर हम देखते हैं कि जब परिवार में कोई भी बच्चा बोर्ड वाली कक्षा में प्रवेश करता है, यानी 10वीं या 12वीं में, तो घर का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है। घर में होने वाली हर चीज़ जो है वो बच्चे के अनुसार होने लगती है, चाहे फिर वो खान पान हो, बाहर घूमना फिरना हो, या फिर घर में कोई गेस्ट आने वाला हो। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान जो है ये पेरेंट्स बहुत ही ध्यान से रखते हैं और ये ट्राई करते हैं कि इस समय स्पेशली इन ईयर्स में जो बच्चे हैं उन्हें कम से कम परेशानी हो और अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट उन्हें मिले, ताकि उनका जो ये प्रेशराइज्ड जो एक एनवायरनमेंट होता है वो बच्चे को घर पे रह के एक रिलीफ मिले। जब 10th और 12th की एग्ज़ाम्स की बारी आती है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, इवन बच्चे जब 10th और 12th की परीक्षा के लिए अपीयर करने की जब बात होती है, तब से एक मेंटल प्लानिंग जो है वो शुरू हो जाता है। बच्चों के दिमाग में तो होता ही है, उससे ज़्यादा पेरेंट्स को चिंता हो जाती है कि भाई अब आगे क्या करना है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। ये हाल ही में आपको पता है कि 10th और 12th के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, तो करियर का ऑप्शन जो है वो कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा करियर किस बच्चे के लिए सही है या नहीं है, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज उसी पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट मिस सुवर्चला कश्यप। कश्यप मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कश्यप मैम हमारे ही एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमेशा बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स जो हैं ये देते हैं बच्चों के लिए, तो इसीलिए आज इनके साथ जुड़ेंगे। मैम, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे एक बार ऑडियंस से ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैम जो हैं ये फाउंडर हैं परिवर्तन एसकेएस ट्रांसफॉर्मेशनल हब के। मैम का खुद का एक लर्निंग सेंटर है जहाँ पे हर एज का बच्चा उनके पास जाता है, और इसी तरह का जो जिस तरह का नाम है परिवर्तन, उस पर मैम जो काम करते हैं कि हर बच्चे की जो लर्निंग जर्नी है उसे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, बच्चे के अंदर का जो हिडन टैलेंट है उसे बाहर लाने का काम करते हैं और सही दिशा दिखाने का काम करते हैं, और इसमें पेरेंट्स को भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मैम सबसे पहले जुड़ेंगे आपके साथ जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब जो अगर हम कहें कि टॉक ऑफ द टाउन है कि 10th और 12th की जो परीक्षाएं हैं और जो एग्ज़ाम्स चलती हैं, इवन बोर्ड्स शुरू होने से पहले पेरेंट्स के दिमाग में एक प्लानिंग चलती है कि भाई अब बच्चे के लिए क्या करियर ढूंढना है। एंड आप तो जानते हैं कि आजकल का प्रेशर भी इतना है, बहुत सारी फील्ड्स हैं बच्चों के लिए, क्या सही है क्या गलत है, तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स जो हैं उसको लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो आपके हिसाब से क्या कहेंगे इस बारे में? तो जो आपने कहा आरती बहुत सही है कि मैं तो कहती हूँ 10वीं और 12वीं में ही नहीं, अक्सर आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी इन्फॉर्म्ड हैं अगर हम कहें, राइट। तो कभी कभी वो नॉलेज ख़तरनाक भी हो जाती है, बिकॉज़ आप उतने, जैसे आपने कहा कि या तो आप उतने एक्साइटेड भी हो जाते हैं एंड अननोइंगली आप बच्चे पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। सो अब जब आती है करियर चॉइस की बात, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है कि माँ बाप को आज की तारीख में इम्पोजिशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मतलब आप गाइड करिए, उन रास्ते ढूंढिए, रिसर्च करिए, बट उनको हम जो एक अपना सपना उनके ज़रिए हम जीना चाहते हैं, वो शायद अब ज़माना इतना बदल गया दैट वी शुड नॉट बी डूइंग इट, बिकॉज इट क्रिएट्स टू मच ऑफ प्रेशर ऑन चिल्ड्रन। और जैसे आपने कहा वो मैं रोज़ देखती हूँ, और कभी कभी जो मुश्किल है वो बहुत ही छोटी होती है, इट्स अ वेरी स्मॉल ऑब्स्टिकल। देखने का नज़रिया भी शायद थोड़ा सा अलग होता है पेरेंट्स का जी, कि भाई आप एक सेफ करियर चूज़ करो, करेक्ट है ना। सो अब सेफ करियर मीन्स व्हाट, राइट। बट मैं जो कह रही हूँ वो ये है, पेरेंट्स के जानने की ये बात है कि पहले आप अपने बच्चों की जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो टैलेंट्स हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, यूनिक क्वालिटीज़ हैं, उस पे आप फोकस करिए जी। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, लेकिन बच्चों को जो हम कहते हैं कि वो जो उड़ान है वो भरने दीजिए, चाहे वो आपको अटपटी लगे।
इन दैट मोमेंट, Right. यू नो, लाइक कुछ साल पहले अगर हम देखें तो शेफ जो मतलब शेफ बनना जो बात थी, इट वाज कंसिडर्ड नॉट सो गुड, राइट, कि तुम Correct. शेफ बनोगे मतलब खाना बनाओगे, Right. राइट, बट देन वी हैव टू सी कि उस बच्चे में अगर वो हुनर है, उस बच्चे में अगर वो शौक है, वो पैशन है, तो क्यों ना बने, है ना। एंड शेफ्स आर हाईली पेड, ठीक है, बहुत काम करना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट। सो मतलब जो वो सोच है, वो थोड़ी सी सोच को भी हमें बदलना है। दैट आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल आप छोड़ दो बच्चों को गाइडेंस के बिना, लेकिन थोड़ा सा खुद भी स्टडी करो, टॉक टू देम, फाइंड आउट व्हाट देयर नीड्स आर, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू गो इन फॉर समथिंग वेरी प्रोफेशनल, जिस तरह से कि डॉक्टर हैं, तो वो सीधा मतलब सीधा रास्ता कहने का मतलब कि स्टेप्स हैं कि आप नीट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे, फिर आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, दैट्स फाइन, बट देन other options that are available to you should be explored equally, Right. is what I feel. हम जो है वो अपना सपना जो है वो अपने बच्चों में जीने की कोशिश करते हैं, और शायद हमारे माँ बाप ने भी यही सोचा और वो सपना हमने कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश ज़रूर की है। लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए मैम हम बहुत एक बात कहना चाहूँगी मैं कि आजकल के बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं। जी। मतलब पहले हमारी अगर हम बात करते हैं तो हमें वो बुकिश नॉलेज हुआ करता था, लेकिन आजकल के बच्चे प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव करते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर हम कह दें कि आप ये कर दो, तो वो ऐसा नहीं होता, उन्हें उसके पीछे का रीज़न चाहिए, वैलिड चीज़ें ढूंढते हैं कि अगर उनको सही लगा तो ही हाँ या ना है। तो उस हिसाब से क्लैरिटी बहुत है उनमें। और जैसे मैम ने कहा कि पेरेंट्स को जो है उनको थोड़ा सा छोड़कर उनको जो एक्सपेरिमेंट करना है वो करने देना चाहिए, और थोड़ा विश्वास रखें उसमें। डगमगाता तो हर कोई है, हम भी डगमगाए थे जब हमने सिलेक्शन किए थे, पर यही है कि आई थिंक बहुत बड़ी वो हेल्प हो जाती है हमें कि भाई पेरेंट्स के लिए भी इट इज़ सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये समझना कि मेरा बच्चा जो है वो कुछ टैलेंट रखता है, और बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट ने मुझे थोड़ा सा एक स्पेस दिया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकता हूँ, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सही बताया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब 10वीं और 12वीं के समय बच्चे को सिलेक्ट करना होता है करियर, तो आजकल NEP ने भी बहुत सारी नई नई चीज़ें लाई हैं और नए बदलाव भी लेकर आए हैं फील्ड्स में। आपके हिसाब से जब बच्चा करियर सिलेक्ट करता है तो किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहली बात रही, जैसे मैंने कहा कि जब आप करियर सेलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत से जी। हो सकता है कि अपने एनवायरनमेंट की वजह से, स्कूल की वजह से, गाइडेंस की वजह से बहुत क्लियर होते हैं कि हमने यही करियर चूज़ करना है। करेक्ट। अब कुछ बच्चे होते हैं कि कॉलेज में पहुंचने के बावजूद और एक स्ट्रीम, जो अब स्ट्रीम्स को भी मर्ज करने की बात आ गई है, और पूरी कोशिश लिबरल आर्ट्स जैसे हैं हमारे, तो कॉलेज में पहुंच के भी उनको लगता है कि ओ नो, मैंने शायद कुछ गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, है ना। सो व्हाट हैपेंस इज कि दैट अगेन क्रिएट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिससैटिस्फैक्शन, बट आई वुड से कि उसको भी हमें एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं समझना चाहिए। सो ध्यान सबसे पहले ये रखना है कि उस राह पे चलने से पहले थोड़ी सी एक हम लिस्ट बना लें कि ये चीज़ें तो मुझसे कभी नहीं होंगी, राइट। दीज आर थिंग्स दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एट ऑल, राइट। दीज आर थिंग्स दैट आई कैन वर्क ऑन। अब उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि बच्चे कच्ची उम्र में शायद कभी, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, शायद कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं, राइट। और फिर जब उनको वाकई में वो करना पड़ता है तो शायद उनमें थोड़ा सा पछतावा हो। सो वहाँ तक पहुँचने के बाद बेहतर है कि आप पहले एक लिस्ट बना लें कि भाई ये चीज़ें नहीं मुझसे होंगी और ये मैं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, राइट। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है वो मैं आपको कहती हूँ कि जो जॉब मार्केट है और जो हमारी पढ़ाई है, इट इज़ नॉट ऑलवेज वेरी क्लियरली इंटरलिंक्ड। करेक्ट। समझ रहे हैं जी। सो अगर जैसे हमने साइकोलॉजी की है, अब हमें यूँ लगेगा कि भाई चलो साइकोलॉजी तो हमने कर ली, सो हाउ इज़ इट आई एम नॉट गेटिंग द राइट जॉब। वो होने ही वाला है, यू नो,
बिकॉज देर आर सो मेनी अदर कॉम्पिटिटर्स. करेक्ट. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनके जैसे काम फिक्स्ड हैं. राइट. सो उनको शायद थोड़ा सा आसानी हो जाए. सो वेरी क्लियरली वी मस्ट फोकस ऑन कि मैं कौन हूँ, वॉट इज़ इट दैट मेक्स मी, वॉट मेक्स मी टिक, है ना, कि क्या मुझे किस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है. और जैसे म्यूज़िक है, अब पहले बहुत, अब ज़माना बदल गया है, पहले म्यूज़िक को भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे. बिल्कुल सही है. फाइन आर्ट्स को भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन काफ़ी टाइम अब बदल गया है. सो हाउ कैन वी मेक श्योर दैट यू आर अ गुड फिट. तो पेरेंट्स को टीचर्स के साथ, काउंसलर्स के साथ मिल के या खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करके ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरा बच्चा किस तबीयत का है, मेरा बच्चा किस किस्म का है. करेक्ट. और कहाँ पे ये बिल्कुल फिट हो सकता है ना. अक्सर उल्टा होता है, हम सिर्फ देखते हैं कि भाई मुझे करियर बनाना है तो मैं इस जॉब में चले जाती हूँ, एंड आफ्टर अ फ्यू maybe 1 or 2 years you feel like burnout, you know, कि no, this is not my cup of tea. आजकल तो उसके लिए भी समाधान है कि कोई बात नहीं, you can switch your line. करेक्ट. You may have to work a little harder, but आप कर सकते चेंज हैं. कर सकते हैं. तो सबसे ज़रूरी बात है आरती के थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, सब्र होता है कि आप जाने कि भाई मेरा बच्चा असल में क्या कर सकता है. राइट. और इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं. करेक्ट. बहुत सही बताया मैम ने. और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है कि एज अ स्टूडेंट आप पेपर पे पेन डाउन कर लें कि आपको क्या चीज़ सही लगती है और क्या आपके कप ऑफ टी है ही नहीं, मतलब उस तरफ सोचना ही नहीं है. पर जहाँ पर आपको लगता है कि भाई ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उस पर ज़रूर काम करें. ये करने के समय शायद अगर आपको लगता है कि आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ पूछिए. पेरेंट्स अगर नहीं पहचानते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें किस तरह हेल्प करनी चाहिए, तो आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं. हम ये ऐसी अब सोसाइटी में रह रहे हैं कि हमारे पास हर चीज़ का कोई सॉल्यूशन है. हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था, पेरेंट्स कुछ नहीं जानते थे, हमें खुद ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था, खुद ही सोचना पड़ता था. तब तो गूगल भी इतना नहीं था कि भाई हमें गूगल से पता चल जाएगा कि इस फील्ड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. बट वी आर रियली लकी, जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत लकी है उस हिसाब से कि पीयर्स का नॉलेज तो आपको मिल रहा है, आपको इंटरनेट का नॉलेज भी मिल रहा है, आपके पेरेंट्स का नॉलेज भी मिल रहा है, स्कूल भी अलग से एक नॉलेज दे रही है, प्लस आपके स्कूल में आ रहे एक्सपर्ट्स भी आपको अब अवेयर करते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल्स भी काफ़ी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं इन स्पेशली इन बच्चों के लिए. तो ये बहुत अच्छा बदलाव है और ये आपके लिए हो रहा है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और क्लैरिटी लाएं. जो मैम ने कहा कि आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है. और जैसे उन्होंने एक और बात भी कही कि अगर सक्सेस नहीं होता है अटेम्प्ट, तो आज उसका भी आपके पास सॉल्यूशन है कि आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप अपना जो एम है, जो फोकस है, वो बहुत लंबा और अच्छा खींच सकते हैं और आगे तक आप बढ़ सकते हैं. और उसमें जो प्रोग्रेस है वो बहुत जल्दी मिलने की भी आपको उसमें उम्मीद है. बिल्कुल बिल्कुल. एक बात मैं कहूँगी यहाँ पे आरती, जैसे आपने कहा, एंड ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से दर्शाई गई है 3 इडियट्स में, एंड वो भी अब बात पुरानी हो गई, राइट, इन द सेंस काफ़ी टाइम हो गया वो मूवी को बने हुए. बट शायद पेरेंट्स को ये एक डाउट रहेगा कि बच्चा कैसे जान सकता है कि भाई मुझ में क्या क्वालिटीज़ हैं. करेक्ट. ऐसा नहीं है, दे आर वेरी वेल अवेयर. अक्सर वो पीयर प्रेशर और सोसाइटी की प्रेशर की वजह से वो कई बार अपना जो इंटरेस्ट है उसको साइड में रखते हैं. दे पुश इट असाइड बिकॉज दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स. सिंपल बात, बहुत ही सिंपल एक सेंटेंस में मैं बात कहूँगी कि पहले जो होता था डिसीजन मेकिंग किस तरह की होती थी कि अगर आपने साइंस ली है तो आप इंटेलिजेंट हो, आपने ह्यूमैनिटीज़ ली है तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो, है ना. मापदंड इतना मतलब सिंपल था, समझिएगा. सो कई बार कुछ बच्चे जो वाकई में इंटेलिजेंट थे वो ना चाहते हुए भी साइंस ले लेते थे जी. लेकिन जैसे आपने कहा, एनईपी इज ट्राइंग टू ओपन दैट अप, गिविंग लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज इन स्कूल फ्रॉम द बिगिनिंग. सो उसे हमें बहुत सेंसिबली यूज़ करना है. राइट. ब्लाइंडली फॉलो कोई चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है जिसमें मैं फिट हूँ एज अ स्टूडेंट उसमें आप ना हो. एंड कोई भी पढ़ाई, मैं तो ये बहुत मतलब बताना चाहती हूँ, दिस इज़ नॉट द फोरम फॉर इट. अभी हाल ही में एक बहुत सैड सिचुएशन हुई थी, हमारे बड़ौदा का ही बच्चा था, एंड इट वाज वेरी सैड, यू नो, कि
क्योंकि there was nobody to listen to him or something, he just took his own life. But what I want to tell the parents and the children is that there is a solution for every problem, and just go out there and explore. At the most it will be 1 extra year, but that's not wastage, it's investment. क्योंकि कोई भी knowledge ऐसी नहीं है जो आपको काम ना आए. बहुत सही It's बताया. very necessary to इतना जो हम एक अपने आप पे एक ये प्रेशर डाल देते हैं कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है. ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट डू नॉट टेक इट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, टेक इट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन जितना हो सके. करेक्ट. और ये जो आपने अब मैम एक एपिसोड जो अब आपने शेयर किया ही है, उसी को लगते मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा होता है कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली पेरेंट का जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक प्रेशर की तरह बच्चे के ऊपर आ जाता है. जी. और करियर सिलेक्शन के टाइम पे भी आई थिंक काफ़ी उस हिसाब से कंट्रोवर्सी भी होती है फैमिलीज़ में कि बच्चा कुछ करना चाहता है और पेरेंट ना कहते हैं, या पेरेंट कुछ चाहते हैं और बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है. तो ऐसे समय में पेरेंट्स अपने बच्चे के डिसीजन को किस तरह सपोर्ट करें? फैंटास्टिक क्वेश्चन आरती, एंड आई थिंक कि ये तकरीबन हर घर की समस्या होगी जी. क्योंकि वो ब्लेम गेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स अपनी नॉलेज के हिसाब से, हर पेरेंट अपने बच्चे की बेहतरी चाहता है. करेक्ट. एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट करना चाहता है कि भाई एक सेफ करियर ऑप्ट करें. उस वजह से कभी कभी ये मनमुटाव भी हो जाते हैं माँ बाप और बच्चों के बीच में, और समटाइम्स इट हैपन्स दैट मे बी द पेरेंट्स आर नॉट नॉलेजेबल इनफ. इसलिए सबसे ज़रूरी जो बात है, जो मैं कह रही हूँ, कि पहली बात सिर्फ सुनो. जस्ट लिसन. करेक्ट. Just listen to what your child wants to tell you. It may not be logical, it may not be क्या बोलते हैं, उसके फ़ायदा ना हो बच्चे को, यानी कि मॉनिटरीली या कुछ भी, लेकिन अगर वो पैशन दिखा रहा है किसी चीज़ के लिए तो सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए सुन लो. राइट. ना कि आप उसको बिल्कुल ही नेगेट कर दो कि नहीं ये तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते हो, हरगिज़ नहीं कर सकते हो. कम टू अ कॉमन ग्राउंड. टेक the advice of somebody who's into this kind of work or something, and talk to a lot of people कि अगर हम ये करें तो कितना होगा, ऐसा करें तो कैसा होगा. करेक्ट. It's very necessary to listen to your own child. अक्सर क्या हो रहा है कि वही गुप्ता जी का बेटा, वो एक ऐड था, राइट. सो लेट द गुप्ता जीज ऑफ द वर्ल्ड डू व्हाट दे हैव टू डू in such situations, because they are delicate situations and they are going to impact a child for life. Correct. And just that support will help the child to understand and help the parent to understand कि चलो चाहे आप एग्री नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने सुन लिया. बच्चे ने अगर कहा कि भाई मैं आरजे बनना चाहता हूँ, अब उसमें क्या बुराई है? आजकल तो देखिए आप, सही बात है. सो बट देन हो सकता है कि वो वाला जो चॉइस है वो फैमिली के साथ फिट नहीं बैठ रहा है. देन calm down, take it easy, talk to a couple of people, पता करिए कि भाई आरजे की क्या स्कोप है. ये तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, सही बात है. लेकिन अक्सर माँ बाप ऐसा सोचते हैं ये कोई जॉब है. करेक्ट. है ना. समथिंग विच इज नॉट फिटिंग विद देम मे नॉट नेसेसरली बी द सेम फॉर द चिल्ड्रन. करेक्ट. सो आई वुड जस्ट से टू ऑल पेरेंट्स दैट फर्स्ट लिसन टू योर चाइल्ड, देन sit and make that list together, because obviously you're the parent, so you should be more knowledgeable. But support मत हटाइए, चाहे बच्चा कभी गलत decision भी ले रहा है in choice of career or in choice of subject. I know it involves a lot of money, it involves lots of things, but be there for your child. वो ज़माना अब नहीं रहा जो धक्के से अगर हमने चूज भी कर लिया कोई सब्जेक्ट मतलब अब जैसे कि कॉम्बो होते थे, जैसे पीसीएम है, अब फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ठीक करो लेकिन मैथ्स में नहीं है ठीक, तो कुछ भी नहीं, धक्के से आपको करना ही था. लाइक यू सेड, राइट, यू जस्ट डिड इट. करेक्ट. बट दोस टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट, एंड लाइक यू सेड अब बहुत सपोर्ट है. वी हैव इंफॉर्मेशन एट द प्रेस ऑफ अ बटन. खुद भी रिसर्च करे बच्चा कि ठीक है अगर ये मैंने किया चूज तो क्या. एंड लाइक यू सेड एक्सपर्ट्स बहुत हैं, सुनो सबकी, करो अपनी. दैट इज द सिंपल फॉर्मूला व्हेन इट कम्स टू choosing a career, because it's your life. Correct. Right, it's your life which you are putting at stake over there, and
9 to 5 हो या कुछ भी हो, it's a very important decision. But छोड़िए मत, मझधार में अपने बच्चों को मत छोड़िए. Listen to them, give them that. बिल्कुल सही बता रहे हैं. और आई थिंक जैसे आपने बताया मैम कि अगर कहीं ऐसा होता भी है कि बच्चे का डिसीजन और आपका डिसीजन अलग है, तो एज अ पेरेंट उसे सपोर्ट करें, उसे छोड़ मत दीजिए. जैसे मैम अभी भी बता रहे हैं कि मझधार में नहीं छोड़ना है. आप खुश नहीं हैं, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो जो जर्नी है वो इतनी इजी भी नहीं है. वो आपसे लड़कर अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा है. कहीं ना कहीं वो भी जानता है कि आप खुश नहीं हैं, इसलिए वो एक बर्डन तो है ही उसके ऊपर. पर अगर आप बिल्कुल ही विड्रॉ कर लेंगे तो शायद बच्चा टोटल हार जाए और फिर यही कहे कि चलो ठीक है, छोड़ देते हैं, मैं आपका करा हुआ करता हूँ. लेकिन जैसे मैम ने बताया कि एज अ पर्सन आपको खुशी होनी चाहिए कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वो आपकी पसंद की हुई है. आपको मोटिवेशन मिलता है जब वो काम के लिए आज रोज़ सुबह आप उठते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं, घर से निकलते हैं. और वहीं जब हमें ना करने वाली चीज़ हमको करनी पड़ती है तो हम कैसे जाते हैं वो तो आप सब जानते ही हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मैम इसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और पॉइंट भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सिलेक्शन अगर बच्चे ने कर लिया है अपने करियर का, और कहीं 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद अगर उसे ऐसा लगता है कि भाई शायद सही डिसीजन नहीं था, और ये डिसीजन जो मैंने लिया है कल उठ के मुझे जो मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए वो इसमें नहीं मिल रहा है और मुझे अपनी लाइन चेंज करनी है, तो क्या वो उस चीज़ का अंत है? क्योंकि कई बार बच्चे हताश हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं. बिल्कुल. और उनको देख के पेरेंट्स भी ऐसा फील करते हैं. तो क्या उसमें कर सकते हैं अगर कहीं बीच में जाके लगे कि भाई अब ये काम नहीं कर रहा है, मुझे कोई और करियर लेना चाहिए, तो वहाँ पे एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? वेरी गुड अगेन. सी देखिए, द थिंग इज़ कि इसलिए कभी कभार जो होता है एक वर्सेटाइल डिग्री होना बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए जो अब NEP करने की कोशिश कर रहे हैं और लिबरल आर्ट्स हैं, दैट यू हैव अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स. करेक्ट. सो यू आर लाइक, अगेन दे से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. वो भी एक बात है, लेकिन बीइंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ऑल्सो हेल्प समटाइम्स, है ना. बिकॉज आप कई तरह से एक रास्ता बना सकते हैं, पानी की तरह आप निकल सकते हैं यहाँ से नहीं तो वहाँ. बट दैट अगेन विल नॉट वर्क इन द केस ऑफ अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, क्योंकि वहाँ हम बहुत you're डीलिंग, और अ टीचर, है ना, वो बहुत एक पर्टिकुलर चॉइस से होना चाहिए. बट अगेन एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, वॉट आई वुड लाइक टू से it doesn't matter. See, what matters is the long term. What matters is the long run. So even if you are getting losses financially, right? Take your time, take a decision, do what gives you happiness, right? Because what happens is हम करेंगे, जैसे आपने कहा कि सबको पता है कि अगर हम एक जॉब में खुश नहीं है बट कमाने के लिए जाते हैं, and of course you need the money to support yourself, but then ask your question to balance it. Right. Can I do this for the next 25 years and be unhappy? Or can I earn a little less, be very happy, and then do it for maybe 18 hours a day? यहाँ पे आप थोड़े से घंटे करके एकदम घर में भी स्ट्रेस से आते हैं. It's like snowballing. Right. So वो नहीं करना है. I'm not saying, अब कोई सुनने वाला कहेगा कि अच्छा cool, I'll take anything and then I'll change. नहीं, ऐसा नहीं. It's not as simple as that. Right. But अगर क्रॉस रोड पे आप आते हो तो कोई भी इलॉजिकल डिसीजन मत लो. देयर इज ऑलवेज समवन हु इज़ अ फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड. गो टू समवन सीनियर, शेयर. अगर पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होता है जो आपको वो सपोर्ट देगा. प्लीज़ लुक आउट फॉर देम, फाइंड देम आउट, गो टू देम, एंड डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रैश डिसीजंस. एक्सप्लोर. Correct. Very necessary to explore. And like I said, support is there everywhere, and versatility is the key. Right. It's very important to be extremely versatile. Right. And changing careers, see, in countries abroad is much easier. It is coming into our country also. आहिस्ता आहिस्ता आएगा. But वो सोच के साथ अगर हम openness रखते हैं, things will get certainly better. और कहीं ना कहीं मैम आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जो आजकल का यूथ है, वो बहुत जल्दी निराश हो जाता है. जी बिल्कुल. और किसी भी फेलियर को लेकर
वो मतलब नहीं डील कर पाते हैं, उन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। और ऐसे में ही कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जो फैमिली के लिए सही नहीं होते हैं। आपको ये सारी बातें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश है। मैम बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत ही सही चीज़ें आपको बता रहे हैं कि आप खुद अपने आप से पहले तो प्रश्न कीजिए कि आप खुश हैं या नहीं हैं। आपकी खुशी बहुत मायने रखती है, बाद में आपके परिवार की खुशी भी बहुत मायने रखती है। कभी लिए हुए डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं और कहीं बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। हम सब वही है कि करते हैं, करके सीखते हैं, गिरते हैं, पर गिर कर उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। और करियर जो है वो हमारी पूरी ज़िंदगी कहते हैं ना कि लिख देता है कि अच्छा ये करियर में आपने ऐसा किया और आप सक्सेसफुल हुए, तो वो हिस्ट्री बन जाती है फैमिली में। और सब जन बताते हैं कि अच्छा इसने उस समय करियर का सिलेक्शन किया था, देखो आज कितना अच्छा चल रहा है। और नहीं किया होता तो भी वो तो भी वो दुहराया जाता है बार बार फैमिलीज के गैदरिंग्स में कहीं पे। पर वही है कि हताश मत होइए अगर आपको कहीं पे भी मैम ने बताया कि ऐसा फील होता है कि मैं सही जगह पर नहीं हूँ, तो सोचिए, अपना जो फ्रेंड है, फिलोसोफर है, जो गाइड है, उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए, शेयर कीजिए, समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। एक आपका ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, क्योंकि अब जो समय है वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे अब एग्जाम्स देके जिनके हाथ में रिजल्ट्स आ चुके हैं, बिल्कुल, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ट्रू। सो यहाँ पे मुझे बहुत ही एक सिंपल चीज़ जब आप बात कर रहे थे याद आई, यू नो, ऑफ कोर्स इट्स फ्रॉम अ मूवी एंड लगे रहो मुन्ना भाई। द मैसेज ऑफ दैट मूवी was not that if you're not a doctor you should do, you know, a doctor's job, Right. but what was the whole thing that this person has जो डिपिक्ट किया कैरेक्टर ने, वो ये है कि जो भी आपने ठानी है उसको कंसिस्टेंटली करिए। अगर ठानने के बाद, करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आते हैं, देन यू टेक अ स्लाइट यू टर्न एंड एक्सप्लोर अनदर रोड पैरेलल टू इट, है ना। और लास्ट बात जो मैं कहूँगी, जो आपने कहा कि आजकल आज की जनरेशन बहुत जल्दी हताश हो जाती है, वो इसलिए है बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, राइट। वी डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वी डिडंट हैव टू मच टू चूज फ्रॉम। तो जब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होती है तो मैं तो कहती हूँ लाइफ स्किल्स की जगह अब कोपिंग स्किल्स सिखाइए, टीच देम हाउ टू कोप, करेक्ट, है ना। कुछ अगर नहीं मिला आपको तो आप मतलब मटीरियलिस्टिक चीज, तो आप हताश हो जा रहे हो। तो यहाँ तो हम करियर की बात कर रहे हैं, बट अंडरलाइंग फैक्टर ये है कि इट इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ, इट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो चूज विद ग्रेट केयर। थैंक यू सो मच सुवचला मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ऑडियंस का, आई एम श्योर आपको ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल लगने वाला है। जितने भी बच्चे आपके नेबरहुड में हैं जिन्होंने 10th की एग्ज़ाम दी है, 12th की एग्ज़ाम दी है और एग्ज़ाम नहीं दी है, और जो पहले भी हैं 6th 7th ग्रेड में भी चल रहे हैं, और बच्चे आजकल तो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि मैं पायलट बनूंगा, मैं नर्स बनूंगा, मैं ये करूंगा, तो डेफिनेटली ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करने वाला है। आजकल के पेरेंट्स जो हैं बहुत अवेयर पेरेंट्स हैं, और इसीलिए हम सोचते हैं कि वो जो है अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया है, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सपोर्ट किया है, हर तरीके से किया है। हमारे समय इतनी सारी वेराइटीज़ ऑफ फील्ड्स वगैरह ये नहीं था, जो प्लेटर में अलग अलग मिलता है ना, वैसा नहीं था। जैसे मैम ने बताया कि गिनती के 3 ऑप्शन होते थे, या मेडिकल है, या इंजीनियरिंग है, या फिर आप कॉमर्स फील्ड में चले जाओ, और आर्ट्स को तो कोई कुछ गिनता ही नहीं था उस समय। जैसे कि हम अगर हमने कहीं ले लिया तो यही कहा जाता था कि यार ये एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए ना, इसीलिए आर्ट्स खरीद लिया है। पर आज अगर आप जाके देखें तो फाइन आर्ट्स के लोगों की हुई एक एक पेंटिंग इज सो एक्सपेंसिव एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। मतलब उनका आर्ट देखने के लिए लोग स्पेशली गैलरीज में जाते हैं। तो सोचिए आपके कितना बड़ा चेंज आया है हर चीज़ में। तो बस हमें भी थोड़ा सा एज अ पेरेंट अपनी सोचने में थोड़ी सी शिफ्ट लाना है, अपने बच्चे को थोड़ी लिबर्टी देनी है, थोड़ा स्पेस देना है, उसे समझने की कोशिश करनी है, और जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उसे वो करना है, जो आप कर रहे हैं, पर थोड़ा सा ध्यान देकर करना है, अपना समय देना है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। मोबाइल फ़ोन आजकल बच्चे से लेकर हर उम्र के लोग, बुजुर्गों के पास भी, सबके पास स्मार्टफोन है। ज़माना बदल गया है। आज मैं भी एक खजाना लेकर बैठी हूँ। अगर मैं कैमरे में दिखा सकूँ, मेरे पास पुराने मोबाइल फ़ोन्स का खजाना है। मोबाइल फ़ोन एक वक्त पर बहुत बड़ा अट्रैक्शन हुआ करता था। वैसे आज भी छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन है और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ हो गया है मोबाइल फ़ोन। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अगर कोई कंपेनियन बेस्ट तरीके से दिन भर हमारा साथ निभाता है तो वो है हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का ज़माना अब आ गया है, लेकिन मोबाइल का युग जब शुरू हुआ था तब वो जो हम नोकिया वाला छोटा सा फ़ोन यूज़ करते थे, जियो के, रिलायंस के वगैरह फ़ोन हम छोटे छोटे यूज़ करते थे और वहीं से ये पूरा एरा शुरू हुआ और अब पूरा एरा बदल गया है। लेकिन वो जो पुराने मोबाइल के साथ हमारी जो यादें हैं वो बहुत ताज़ा सबके दिल में होगी। सबको अपना पहला फ़ोन याद होगा, मुझे भी याद है। रिलायंस का एक कंपनी के साथ हमें ग्रुप में कॉल करने के लिए फ़ोन मिला था, जहां हम 8-10 लोग आपस में ही कॉल कर पाते थे। लेकिन बहुत मेमोरेबल वो याद थी। मुझे लगता है तब मैं जॉब करने लगी थी और तब वो फ़ोन मुझे मिला था। कॉलेज या स्कूल में तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन आज 1 साल का बच्चा अगर आप मोबाइल फ़ोन हाथ में नहीं देंगे तो खाना नहीं खाएगा। इस तरीके का मोबाइल एक क्रेज़ बन गया है। और नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM TV। आज आपको पुराने मोबाइल फ़ोन के ज़माने में वापस में ले जाने वाली हूँ। वैसे बहुत पुराना इतिहास नहीं है, 10-20 साल पुराना ही होगा। और ये मोबाइल का खजाना मेरा नहीं है, आप जानते हैं। ये मोबाइल फ़ोन का खजाना जिसका है वो भी मेरे साथ राजशेखर पाटिल जी। राजशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। पुराने फ़ोन, मुझे आज बहुत सारी चीज़ें, मैं नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ एक्चुअली और मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है। बताइए मुझे आपके बारे में, सबसे पहले कुछ बताइए और फिर ये जो शौक़ है आपको कहाँ से लगा उसके बारे में बताइए। ओके, मेरा नाम राजशेखर पाटिल है एंड मैं बिज़नेस करता हूँ। तो मेरा स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट का बिज़नेस है जी, जिसमें हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जो मेरा मोबाइल का शौक़ था कलेक्शन का, ये मैंने 1995 से शुरुआत किया था जी। और अभी तक मेरे पास में करीबन 320 से भी ज़्यादा फ़ोन है जो मैंने जिसके अंदर नया टेक्नोलॉजी आता था वो फ़ोन में परचेज़ करता रहता जी था। जी। तो ऐसा करते अभी तक मेरे पास में इतने फ़ोन्स हैं। और ये कलेक्ट करने का रीज़न ये भी था कि जो आने वाली पीढ़ी है तो उसको
जो पुराने फ़ोन थे कि उसके अंदर किस तरीके से रेवोल्यूशन आया था, मतलब किस तरीके से क्रांति आई थी। यस यस। तो उनको वो चीज़ें पता चले और उनको याद रहे कि भाई हमने यहाँ तक इसका डेवलपमेंट किया है। सो वो पर्पस था मैडम। मोबाइल क्रांति ये शुरू बहुत पहले नहीं हुआ है। मुझे याद है मैं कॉलेज में थी तब 8 रुपीज़ इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल, तभी मोबाइल की करीब करीब शुरुआत ही हुई थी। और ये कब से, ये इतिहास कितना पुराना है? ऐसे तो मैडम ये ऑलमोस्ट 83 से वर्ल्ड में पूरा शुरू हो गया था। इंडिया में 94-95 के अंदर आने शुरू हो गए थे, बिकॉज ये बहुत ही कीमती होते थे फ़ोन। और उसका जो नेटवर्क सेटअप होता था, मतलब जो अभी हम लोग नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो उस तरीके का जो नेटवर्क था इट इज़ वेरी कॉस्टली। राइट। बिकॉज उस टाइम पे ऐसा था कि हमने सर्वे किया था तो आउटगोइंग का 64 रुपीज़ होता था और इनकमिंग का 32 रुपीज़ होता था। तो जब मैंने सर्वे किया था तो उस टाइम पे बड़ौदा के अंदर, पूरे बड़ौदा के अंदर 168 फ़ोन ही थे जी। इतने ही कनेक्शंस थे। और लोग जो वीआईपी लोग हुआ करते थे, या तो कोई नेता है या तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसी के पास फ़ोन रहता था। तो नॉर्मल आदमी के पास में नहीं हुआ करता था। और अगर आप सामने वाले को भी फोन करो तो उसका बैलेंस खत्म हो जाए, उस तरीके का ये जमाना था। तो सामने वाला भी कहता था कि भाई मोबाइल पे फोन मत करिए। तब लैंडलाइन हम यूज किया करते थे। मोबाइल टेलीफोन का जमाना बहुत पुराना है, राजा महाराजाओं के जमाने का है। लेकिन मोबाइल फोन, हैंडी मोबाइल फोन, घूमते फिरते आप बात कर सके, वो एरा जब शुरू हुआ, अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सबके पास फोन है। सबसे पहला फोन आपका कौन सा था राजशेखर जी? मैंने तो ये लिया था मैडम फर्स्ट टाइम, जो न्यू परचेज किया था, दैट वाज माय फर्स्ट फोन जी। 3310 करके फ़ोन होता था ये नोकिया का जी। और जो मैंने कलेक्शंस करना शुरू किया था तो एक मोटरोला का फ़ोन आता था, वो काफ़ी बड़ा होता था, दैट इज़ 1 kg उसका वेट हुआ करता था जी। तो वो मैंने बंद कंडीशन में ही लिया था, बिकॉज वो उस टाइम पे तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते थे जी। तो उस तरीके से शुरुआत किया था। 3310 के बाद मुझे लगता है 3311 की भी बहुत बड़े इतिहास है। इसके बारे में कुछ बताइए। मतलब जो ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ 3310, तो ये अनब्रेकेबल फ़ोन हुआ करता था। मतलब इसको आप रिपेयर भी कर सकते हो कई बार, और इसका लाइफ काफ़ी अच्छा हुआ करता था। 5-7 साल चलता था ये फ़ोन। उसके बाद में ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। फिर उस टाइम पे ऐसा था कि कलरिंग फ़ोन थोड़ा थोड़ा शुरुआत किया था नोकिया ने जी। फिर सोनी ने भी शुरू किया था, फिर मोटोरोला ने भी शुरू किया था। एंड फिर कम्प्लीटली कलरफुल जो फ़ोन थे, मतलब नोकिया के स्पेशली, तो वो ये आने शुरू हुए थे। 6600 से शुरुआत हुआ था। तो ये गोल्डन कलर का, उसमें गोल्डन कलर का थोड़ा सा टच दिया मतलब हुआ है। ये कंप्लीट जैसे बोलते हैं कि 32 बिट्स कलर्स के अंदर आता था, कि जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते थे, इमेजेस देख सकते थे, इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे, ये सब भी फैसिलिटीज थे इसके अंदर। ये वाला फ़ोन सबको याद होगा क्योंकि सबके पास था। बहुत बड़ा इतिहास रहा है इस फ़ोन का। तब इसमें कोई वीडियो या देखने की कोई सुविधा नहीं थी, सिर्फ आप मैसेज भेज सकते हैं और बात कर सकते थे। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। मुझे लगता है कि हर एक मज़दूर के पास भी फिर ये फ़ोन आया था, क्योंकि बाद में इसकी कॉस्ट भी उस तरीके से रिड्यूस कर दी गई कि 3311 सबने यूज़ किया है, बड़े आदमी से लेकर छोटे आदमी तक में। और उसके बाद तो फ़ोन बहुत सारे आए, बहुत सारी कंपनीज़ आई, और अब तो फ़ोन की बहार है। बहुत सारे फ़ोन अलग अलग तरीके के जो सब कुछ जानते हैं वो मिलते हैं, लेकिन इनके साथ जो जुड़ा हुआ इतिहास है वो भी अपने आप में जानने लायक है। ये जो सारे फ़ोन हैं उनमें से कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हुए हैं राजशेखर जी? जैसे एक ये रिलायंस का फ़ोन है, तो उस टाइम पे पहले हम लोग GPRS फ़ोन यूज़ करते थे, मतलब अभी भी GPRS यूज़ करते हैं। तो जिसके अंदर हम लोग मतलब GSM फ़ोन जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर हम लोग सिम कार्ड डालते हैं। तो ये जो फ़ोन था, तो ये अब रिलायंस ने लॉन्च किया था। इट इज़ अ CDMA टेक्नोलॉजी, कि जिसके अंदर इनबिल्ट ही नंबर आता था। तो उनका ऐसा मानना था कि जो इतना कॉस्टली हम लोग कॉलिंग करते हैं, तो उसकी जगह पर 50 पैसा 1 मिनट का कॉल होना चाहिए। तो उस तरीके से उन्होंने CDMA लॉन्च किया था। फर्स्ट कंपनी वॉज अ रिलायंस। उसके बाद में टाटा ने भी शुरुआत किया था CDMA का। तो उसमें ऐसा था कि आप जब फ़ोन खरीदते थे, तो अगर आपने प्रीपेड लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए आपको एक ही साथ पेमेंट कर देना है। कि जैसे आपने 3000 या 4000 का फ़ोन लिया, तो आपको पूरे 12 महीने तक का कॉलिंग का कार्ड्स दिया जाता था, वो आपको रिचार्ज करते रहना है। तो आपको मतलब STD वो सब कॉल्स आपको मिलते थे। तो दिस इज CDMA टेक्नोलॉजी। उसका लिमिटेशन ये था CDMA के अंदर कि हमें जो हैंडसेट्स नए नए चाहिए, तो उसमें लिमिटेशंस था कि जो अवेलेबल होगा CDMA में उनके पास में, वही हमें खरीदना पड़ता था। तो ये फ़र्क था। उसके बाद में
दिस इज द फर्स्ट फोन ऑफ नोकिया कम्युनिकेटर, जो था कि जिसके अंदर हम लोग एज अ कंप्यूटर इसको हम लोग यूज करते थे, कि जिसमें हम लोग ईमेल टाइप कर सकते थे, काफी लंबा चौड़ा मैसेज किसी को भेजना है, कंप्लीटली इसके अंदर इंटरनेट एक्सेस होता था। जी जी। ये 2G था, ऑलमोस्ट 2G था ये फोन, ठीक है। ऐसा है। फिर नोकिया ने स्पेशली मतलब चिल्ड्रंस के लिए मतलब ये गेमिंग फोन लॉन्च किया था, एंगेज करके था। तो ये फोन के अंदर ऐसा खासियत था कि आप कोई भी गेम खेल सकते हो। तो ये जस्ट लाइक जो हम लोग टीवी में गेम खेलते हैं ना, उस तरीके का इसका मॉडल बना हुआ जी था। जी। ऐसा है। और कब से फिर स्मार्टफोन आना शुरू हुए? स्मार्टफोन ऑलमोस्ट ये 2007 के बाद में आना उसने शुरू स्पीड हुए। पकड़ा, जी। कि जिसके अंदर एंड्रॉइड फोन आने लगे, ठीक है। इनके अंदर जो सिस्टम्स होता था वो डिफरेंट था। अभी जी। हम लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं जी। और एप्पल के फोन जनरली यूज करते हैं। राइट। ऐसा है। तो 2G, 3G, 4G से शुरू हुआ इस सफर अब 5G तक पहुंच गया है। ज्यादातर शहरों में 5G टेक्नोलॉजी और ज्यादातर फोन में अब 5G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। लेकिन ये हमारे लिए एक जादुई डिवाइस था जब ये आया था, और जब पता चला कि इसमें गाने भी सुन सकते हैं तो हमारी जो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस वक्त। FM रेडियो, क्योंकि रेडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस वक्त। टीवी देखने के लिए हम सुबह उठ के वो रविवार के दिन रंगोली या बुधवार के दिन चित्रहार देखा करते थे, और उस वक्त ये मोबाइल फ़ोन आए थे और तब उसमें गाना, हम जो गाना डाले सुन सकते हैं इंटरनेट एक्सेस से। तो तब ये जो गाना सुनने वाली बात थी वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और मोबाइल में गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। ये इनमें से कौन से फ़ोन में फिर गाना भी बजने लगा? जिससे जो अभी इसके अंदर भी FM आया था जी। इसके अंदर हम लोग FM बजा सकते थे। मतलब पहले बिना इंटरनेट भी FM रेडियो किया गया था। यस, राइट। फिर उसके बाद में मेमोरी कार्ड वाले फोन आने शुरू हुए, तो जैसे 6600 के अंदर मेमोरी कार्ड का स्लॉट आने लगा, तो उसके अंदर हम लोग मेमोरी कार्ड डालते थे, राइट। डाल के हमको अगर वीडियोस देखने हैं तो वीडियोस डाल के, या सॉन्ग्स डालने हैं तो हम लोग देख सकते हैं। इस तरीके से होता था। मेमोरी कार्ड, वो भी आपको याद होगा, अब इतिहास बन गया है मेमोरी कार्ड। अब तो इनबिल्ट इतनी मेमोरी आने लगी है, लेकिन मेमोरी कार्ड डालना, उसमें गाने भरवाना, ये सब कुछ हम सब ने किया है। आपने भी ज़रूर किया होगा। और कौन सा मोबाइल फ़ोन आपके दिल के बहुत करीब है या बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हुआ था? ये एक फ़ोन भी काफ़ी अच्छा था, मतलब स्पेशली वुमेन्स को ध्यान में रख के ये फ़ोन का डिज़ाइन बनाया गया था। अच्छा। पहले ऐसा होता था कि फ़ोन जो लेते थे तो इट वाज अ मेल्स ओनली, क्योंकि रेयर थे और कॉस्टली हुआ करते थे। तो घर का कोई एक जो मेल सदस्य है, जो अर्निंग मेंबर है, तो वही फ़ोन लेता था। बिल्कुल। तो उसके बाद में नोकिया ने ये डिज़ाइन भी लॉन्च किया था कि जो फीमेल्स को मतलब ध्यान में रख के बनाया, या अट्रैक्ट करे, जिसका कीपैड वगैरह काफ़ी अच्छा था, और फिर ये भी काफ़ी फेमस हुआ था। फ्लिप फोन भी आने लगे फिर? हाँ, फ्लिप फोन भी आने लगे जी। तो जैसे अभी मोटोरोला का फर्स्ट फोन था ये फ्लिप फोन जी। तो दिस इज अ, ये भी बहुत फैंसी लगता था लोगों को, बहुत कि ऐसे fancy, खोल कर ऐसे बहुत स्टाइल से stylish, बात करना। यस। तो इस तरीके का ये फोन हुआ करता था। उसके बाद में नोकिया ने भी शुरू किए थे। तो काफी सारे उनके फ्लिप फोन आए थे। बहुत पुरानी चीज़ें आपको भी याद आ रही होगी, मुझे भी याद आ रही है, जो मोबाइल फ़ोन से जुड़ी हुई है। मोबाइल फ़ोन का जो सफ़र है वो हमने भी साथ साथ में तय किया है, क्योंकि नोकिया से लेकर अब सैमसंग, ओप्पो, वीवो, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अलग अलग तरीके के मोबाइल बनाती है। आज तो हर घर में फ़ोन है। उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि मोबाइल फ़ोन जिसके भी पास हो शायद एक स्टेटस सिंबल बन गया था, राइट? उस वक्त ऐसा था कि यूज़फुल तो था ही, लेकिन मोबाइल फ़ोन होना एक लग्जरी काइंड ऑफ थिंग था। तो मोबाइल फ़ोन वही लोग खरीदते थे कि जिनका इनकम काफी अच्छा हो जी, एंड उनको सही में कोई कॉल करे। अभी मतलब इतने सारे लोग अगर उनको कॉल करते हो तो ही माइट बी अ VIP पर्सन, राइट? तो वही एफर्ड कर सकता था, बिकॉज उसका कॉस्ट काफी आता था फोन रखने का। तो और उसके बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, प्रोडक्शंस बढ़ता गया, तो फोन के प्राइजेस भी कम होते गए, फिर कॉमन मैन भी फोन खरीदने लगा। ऐसा बिल्कुल। अब तो हर किसी के पास फ़ोन है। आपकी मेड सुबह नहीं आती है तो आप फ़ौरन फ़ोन लगाते हैं कि भाई कहाँ रह गए। तो ये टेक्नोलॉजी बदली है, ये क्रांति आई है, मोबाइल क्रांति। लेकिन पुराना जो युग है वो हमेशा के लिए यादगार हो गया है, खासकर भारत में। भारत में जब भी कोई चीज़ आती है, नई चीज़ आती है, विदेशों से आती है, उसे अपनाने में थोड़ी सी देर तो लगती है, लेकिन जब अपना लेते हैं वो बिल्कुल इंडियन हो जाती है। अब इंडियन फ़ोन भी बनने लगे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। अलग अलग देशों के फ़ोन तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन अब भारतीय फ़ोन को अब इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन ये जो पुराने फ़ोन का इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये सफ़र ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन ने तय किया है, हमने भी तय किया है। पहले जैसे राजशेखर जी ने बताया कि एक घर में एक फ़ोन हुआ करता था, या तो
पूरी सोसाइटी में एक फोन हुआ करता था Yeah. और जिसका भी फोन आए उससे ट्रांसफर किया जाता था। Yeah. मुझे याद है मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, एक ही अच्छा। व्यक्ति के पास फोन हो तो पूरी जगह वो घूमता रहता था इस तरीके Okay. की, क्योंकि 8 रुपीज इनकमिंग कॉल का वो अच्छा। जमाना था। Yeah. आपकी और क्या यादें जुड़ी हुई है मोबाइल फोन के साथ? मैंने पहले पेजर भी यूज किया था मैडम। पेजर, तो क्यों वो पेजर तो पेजर अभी- भी मैसेज करने के लिए काफी हाँ, लोकप्रिय तो, हुआ था। अब फोन से पहले थोड़ा पेजर का जमाना था, तो उसमें वो 2-3 साल ही चला पेजर इंडिया में, बिकॉज उसके बाद में फोन आने शुरू हो गए। तो पेज का एक खासियत मतलब इस तरीके का था, उसमें हम लोग कॉलिंग नहीं कर सकते थे कभी। तो पेजर में जनरली ऐसा होता था कि जैसे हमको किसी से बात करना है या किसी को मैसेज देना है, तो हमें पेजर की कंपनी में कॉल करना पड़ता था और उसको बोलता था कि ये पेजर नंबर है, आप इस पे ये मैसेज भेजिए। जी। तो पेजर हमें ऐसा अपने पास डिवाइस रखना पड़ता था, तो वो कंपनी टाइप करके उस पर मैसेज भेजती थी। तो उसका छोटा सा स्क्रीन होता था, 1 इंच का, 1 इंच एंड 3 इंच ऐसा स्क्रीन होता था। तो उसमें मैसेज आता था कि अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉई है या कोई पर्सन है, उसको हमको मैसेज भेजना पड़ता था। तो वो 2-3 साल चला था पेजर। उसके बाद में तो फ़ोन आने शुरू हो गए, तो उसमें डायरेक्टली हम लोग बात करने शुरू किया था, तो इसके लिए फिर फ़ोन फेमस हो गया ऐसे। और आपको कहाँ से शौक लगा कि मुझे मोबाइल कलेक्ट करने हैं? मैंने जब मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ था, तो मैंने एक छोटा सा काम लिया था, मतलब प्रोजेक्ट लिया था कि जो थोड़ा पैसा अर्न करना था मुझे। तो एक कंपनी थी बिरला AT&T, तो उन्होंने सर्वे निकाला था कि भाई जो उनके कंज्यूमर्स है बड़ौदा के अंदर जितने लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनको सर्विसेज अगर अच्छे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो चेक करने के लिए। जी। तो हमें उस सर्वे का थोड़ा पैसा मिलता था कि हमने जितने भी कॉल किए होंगे एक दिन में, तो हमें लिस्ट दिया जाता था कि भाई अभी आपको इस नंबर पे फ़ोन करके उनको सर्विसेज के बारे में पूछना है कि भाई आपको सर्विसेज प्रॉपरली आ रहा है, आपको नेटवर्क तो ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो हम लोग कॉइन्स इकट्ठा करते थे, क्योंकि हमारे पास तो फ़ोन नहीं था, मतलब कंपनी ने हमको फ़ोन नहीं दिए थे, लेकिन हमको सिर्फ लिस्ट दिया था कि इतने नंबर से मोबाइल नंबर इन पे आपको बात करना है। तो हम लोग जो कॉइन वाला सिस्टम था वहाँ जाके कॉइन डालते थे, फिर उस नंबर पे कॉल करते थे। अब जिनको भी कॉल करते थे तो ऑल आर VIP पीपल, बिकॉज उस टाइम पे उसको इनकमिंग का मुझे तो 1 रुपया लगता था, ठीक, 1 रुपये में मेरा 3 मिनट बात होता था, समझिए। अब उसको 1 मिनट का 32 रुपीज़ लगता था। जी बिल्कुल। तो पहले तो वो चिल्लाता था कि भाई आपने हमें फ़ोन क्यों किया है, ऐसा। फिर हम लोग बोलते थे कि सर हम ये कंपनी से बात कर रहे हैं और आपका नेटवर्क अच्छा आ रहा है या कॉलिंग का ठीक से चल रहा है, उसके लिए हमने कॉल किया है। फिर ऐसा करते करते तब हमें ऐसा लगा कि भाई हमारे पास भी एक फ़ोन होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता था और हम लोग तो स्कूल से निकले हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे 1200 रुपया या 1500 रुपया 2000 तक फ़ोन आता था, जो आज की डेट में अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो इट इज़ ऑलमोस्ट 80 to 90,000 रुपीज़। सो देन आई थॉट कि फ़ोन तो लेना है, तो फिर मैंने एक बन फ़ोन खरीदा था कि चलो इससे शुरुआत करते हैं, कि दोस्तों को दिखाने के लिए देखो मेरे पास में फ़ोन है, राइट। पर वो चलता नहीं था, बस मैं वो लेके घूमता था। एंड देन आई थॉट कि अभी इसके अंदर तो काफ़ी सारा रेवोल्यूशन आना बाकी है, तो मैंने फिर बन फ़ोन खरीदना शुरू किया और तब से मैंने कलेक्शन करना शुरू किया था। जी, तो ये सारे आपके खरीदे हुए फोन है कि किसी दोस्तों ने भी गिफ्ट किए कि मतलब, लो चलो आप ले लो, मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। या तो इसमें ऑलमोस्ट जो 70% फ़ोन है वो मैंने परचेज किए हैं। जी। 30% फ़ोन ऐसे है कि जो मुझे फ्रेंड्स ने या रिलेटिव्स ने मुझे गिफ्ट किए हुए कि भैया आप रखो, अभी हम लोग नहीं यूज़ कर रहे, आपके कलेक्शन में रखो। मोबाइल कलेक्शन 320, आप सोचिए 1 2 3 फोन तो आजकल सबके पास होते हैं, लेकिन 320 फोन, और वो भी इतिहास जिन्होंने रचा है ऐसे मोबाइल फोन राजशेखर जी के पास है। और क्या क्या चाहिए आपको इस कलेक्शन में? शायद हमारे व्यूअर्स भी आपको देख रहे हैं। अभी तो मैं मतलब जो नए नए फ़ोन आ रहे हैं तो उसको भी मैं सोचता हूँ कि कलेक्ट करूँ, ठीक है, लेकिन मैं मुझे सिर्फ कलेक्शन करना है सपोज, तो मैं पूरा के पूरा बॉक्स पैक फ़ोन तो नहीं खरीद सकता, बिल्कुल, महंगे भी बहुत है 1 लाख 2 लाख। अभी आप एप्पल के फ़ोन देखोगे तो इतने कॉस्टली होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई लोग, मतलब सुना था कि जैसे एप्पल का 13 लॉन्च हुआ था या 14 प्लस लॉन्च हुआ था, तो किसी लड़के ने किडनियां भी अपनी बेच दी थी जी, कि भाई मुझे वो फोन खरीदना है। मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा तो इतना क्रेज है, तो नए फोन तो नहीं खरीद सकते। तो अगर किसी के पास में पुराने फोन है कि जो बंद पड़े हुए हैं, तो आप अगर हमें बेचना चाहते हो तो हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, तो उसको कलेक्शन में डाल सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई नया टेक्नोलॉजी है जो पुराने फोन से थोड़ा डिफरेंट है तो वी कैन कलेक्ट। जी, तो राजशेखर जी आपका नंबर दे दीजिए, अगर किसी को आपका उनके पास भी कोई ऐतिहासिक फोन है तो वो आपको दे सकते हैं। ओके, मेरा मोबाइल नंबर है 9033322699।
देखिए, आपके पास भी अगर कोई फ़ोन है और वो आप इस खजाने में जमा करवाना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो खरीद भी सकते हैं और आप उन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। वीएनएम पर हम हमेशा कुछ अलग दिखाने की कोशिश करते हैं और वडोदरा के लोग अगर कुछ अलग कर रहे हैं तो वो तो आप तक वीएनएम के जरिए ज़रूर पहुंचते हैं। राजशेखर जी आज वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचे हैं अपने कलेक्शन को लेकर। एक अद्भुत कलेक्शन अपने आप में, एक पूरा एरा दिखा रहे हैं, क्योंकि अब हम सबके पास फ़ोन है। अब छोटा बच्चा जब से देखना शुरू करता है तब से उसे वो मोबाइल फ़ोन का अट्रैक्शन होता है और बड़े होते 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 वो मोबाइल का जो अट्रैक्शन है वो कम नहीं होता है। आज भी हम सबको हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा प्यारा है, शायद अब लोगों से भी ज़्यादा प्यारा फ़ोन हो गया है, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास रहता है, जब हमें बोर नहीं होने देता ये मोबाइल फ़ोन। और इसलिए इसका जो युग है, इसकी जो क्रांति है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब लाखों रुपए के फ़ोन भी हम आसानी से खरीद रहे हैं। राजशेखर जी, बहुत अच्छा आपका कलेक्शन है और आपने पूरा एक एरा संजो के रखा है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। चलिए, एंड नोट पर अगर कुछ कहना चाहें आपके कलेक्शन के बारे में, आपके शौक के बारे में, और ऐसे शौक और लोगों को भी जिंदा रखने चाहिए। कुछ लोग कलेक्शन करते हैं कॉइन्स का, इसका उसका, तो ये जो शौक होता है वो आपको कितना मोटिवेट करता है लाइफ को अच्छी तरह से जीने में? या एक्चुअली मैं अभी जो यूथ को देखता हूँ तो वो लोग मोबाइल फ़ोन को जिस तरीके से यूज़ करते हैं, एक्चुअली जो पहले के फ़ोन थे वो उसमें और अभी के फ़ोन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अभी के जो फ़ोन हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ हो सकते हैं, उसके यूजेस काफ़ी सारे हैं। लेकिन लोग तो देखते हैं तो रील्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जिसके अंदर जो काम करने नहीं चाहिए उस तरीके के काम कर रहे हैं। जबकि अभी के फ़ोन के अंदर इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी परचेज करना है, अगर हमको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ भी सकते हैं, बिजनेस में करते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू फ्रॉम द न्यू फोन। बट जो जनरेशन है तो उसका मिस यूज़ करती है। बिल्कुल। और देखते हैं तो भाई अभी इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स का एवरेज स्क्रीन टाइम है। मतलब एक आदमी 4 से 5 घंटा अपना टाइम डालता है स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, कि सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन वो कुछ यूजफुल चीजें करता नहीं है उसमें। बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव कुछ नहीं हो रहा है, बस वेस्ट ऑफ टाइम है। यस, अभी न्यू जनरेशन है तो वो लोग फेसबुक पे ज़्यादा मिलेंगे आपको, रील्स बनाते हैं या फोटोग्राफी करते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है तो बाइक पे अपना वीडियो बना रहे हैं या तो कहीं पे स्टंट कर रहे हैं उसका वीडियो बना रहे हैं। अब उससे होगा कुछ नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो अब उसके चलते काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि लोग एडिक्टिव हो गए हैं, कि जिसके अंदर उसको फ़ोन के बगैर रह ही नहीं सकता वो आदमी। अगर आप किसी बंदे को पूछोगे कि भाई अगर तुझे 2 दिन हम लोग एक कमरे में बंद करके रखते हैं और तुझे कोई फ़ोन यूज़ नहीं करना है, वो रह ही नहीं सकता है। बिल्कुल, हम इंसानों के बिना रह सकते हैं लेकिन शायद मोबाइल फ़ोन के बिना नहीं रह सकते हैं, राइट। और इसके अंदर और भी काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी आने वाला है डे बाय डे। अभी तो AI भी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी तो लोग यूज़ करते हैं। तो मोबाइल के अंदर अभी ऐप्स भी आने लगी है AI की, और काफ़ी सारा अभी हम लोग 5G अभी शुरुआत कर रहे हैं, जबकि अभी 3 साल के बाद में आपको 6G मिलेगा कनेक्शन, तो वो भी इंडिया में आ जाएगा। खास करके रिलायंस कंपनी उसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। राइट, यानी एडवांसेस बहुत हो रहे हैं लेकिन उससे सोच समझकर हमें इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही बात है। एक खिलौना जैसा हमारे पास आया था, लेकिन अब एक स्मार्ट डिवाइस बन गया है। आप सुबह उठते हैं, उससे लेकर आप रात को सोते हैं तक की ट्रैकिंग आपके फ़ोन में होती है। कई बार रात को 9:30-10 बजे मेरे फ़ोन में मैसेज आ जाता है कि आप बहुत थक गए हैं, अब आपको रेस्ट लेना चाहिए। तो इस तरीके की सिस्टम है, बहुत स्मार्ट है ये फ़ोन। आप जहाँ भी जाते हैं आपको फ़ौरन पता चल जाता है फ़ोन को कि आप कहाँ हैं। वो फ़ौरन रिव्यू मांगता है कि आप इस प्लेस पर गए थे तो उसका रिव्यू कैसा है। तो आप सोचिए कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेस हो रही है और ऐसे में संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक दोधारी तलवार जैसा है, टेक्नोलॉजी है जिसके फ़ायदे बहुत हैं लेकिन उसके नुकसान भी बहुत है। जैसे राजशेखर जी ने बताया कि हम हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, उसी चीज़ को कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में भी लगा सकते हैं। रील्स की बात हुई, आजकल यूट्यूबर्स लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, तो ये भी एक पहलू है कि कहाँ तो कुछ लोग बिल्कुल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं इंटरनेट के, और कुछ लोग इसी चीज़ों से कमा भी रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो वैसे मोबाइल का अब ज़माना आगे ही बढ़ने वाला है क्योंकि टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस्तेमाल विवेक से किया जाए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच मैडम।
और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ऐसी नई नई चीज़ें वीएनएम पर हमेशा ही देखने मिलती है और इसलिए मैं कहती हूँ कि यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, आपको वीएनएम की खबर सबसे पहले मिलती है। फेसबुक पर देख रहे हैं, ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों को भी मज़ा आएगा। सारी नॉस्टैल्जिक चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी जो मोबाइल फ़ोन से जुड़ी हुई है। मोबाइल फ़ोन के लिए आप माँ बाप से झगड़े भी हैं, आपने कई बार बहुत सारी चीज़ें दोस्तों के साथ की है, तो ये सारी चीज़ें आपको भी याद आ जाएगी। शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।